फिर चाहे दीवाना कर दे, फिर चाहे दीवाना कर दे या अल्लाह। ये 27 जुलाई 1990 की रात थी। विवेक सिंह को भारत की मतदाता सूची में नाम लिखवाने वाली उम्र के 11 महीने ही बीते थे। वो 18 साल 11 महीने के हुए थे। वयस्क होने की उम्र को विवेक सिंह साल भर आगे जाकर निहार सकें, बस वो 1 महीने की दूरी थी। वो अगले महीने 19 साल के हो जाते। वो मुंबई की मरीन ड्राइव पर अपने 2 दोस्तों राहुल मजूमदार और साईराज बहुतुले के साथ दोस्ती की शामों में घर लौटने के तय वक्त में अक्सर बढ़ जाने वाले घंटों के बीच युवापन की गुमराहियों का वक्त बिता रहे थे। माँ बाप की डांट का हंटर हर बच्चे पर एक ही जैसा होता है, लेकिन कुछ बच्चे कभी कभी अपनी परिपक्वता की वजह से इस 4 दीवारी से बाहर सेंध लगाने में कामयाब हो जाते हैं। रात में घर वापस लौट आने का वक्त भी अगले दिन के उजाले से बस 4.5 घंटों की दूरी पर था। विवेक सिंह, साईराज बहुतुले और राहुल मजूमदार ने आखिर घर लौटने का फैसला किया। विवेक सिंह गाड़ी की ड्राइविंग सीट पर बैठे और गाड़ी रवाना हो गई। इधर शहर के दूसरे हिस्से में एक पार्टी हो रही थी, जिसमें मखमली आवाज़ पर पुरजा पुरजा शब्द रोशन हुई गज़ल की शक्ल में वहाँ मौजूद लोगों के जहन में उम्र में खोए पाए का मलाल और सुखद एहसासों को बौद्धिक सुकून दे रही थी। ये मशहूर हो जाने के शिखर से भी आगे निकल जाने वाले जगजीत सिंह की आवाज़ थी, पर जगजीत आज कुछ अनमने से गा रहे थे। रात के 2 बजने वाले थे। जगजीत सिंह ने गज़लों की शाम में अपनी मखमली आवाज़ के सारे रंग उतार दिए थे। वो हारमोनियम की बेलोज को स्टील के हुक में फंसाकर बंद कर चुके थे, पर जैसा कि हर ऐसे आयोजन में होता है वैसा ही हुआ। मशहूर अभिनेत्री अंजू महेंद्रू ने जगजीत सिंह से दरखास्त की कि वो उन्हें सिर्फ एक आखिरी फरमाइशी गज़ल सुना दें। गज़ल के बोल थे, दर्द से मेरा दामन भर दे अल्लाह। जगजीत सिंह अंजू महेंद्रू की फरमाइश को टाल नहीं पाए। उन्होंने हारमोनियम की धौंकनी को फिर से खोला और उंगलियों के थिरकन से रीड के तार सुर से बाहर उलेड़ने लगे। गज़ल शुरू हुई और गाते गाते उसके भाव से खुद जगजीत इतने जुड़ गए कि उनकी आंखों से आंसू गिरने लगे। इधर मरीन ड्राइव से घर के लिए निकले विवेक सिंह, राहुल मजूमदार और साईराज बहुतुले अपने घरों की तरफ बढ़ रहे थे। ये 2 बजे का वक्त था। गाड़ी तेज रफ्तार से सूनी सड़क पर दौड़ रही थी। हंसी खुशी आगे बढ़ते तीनों दोस्तों पर अचानक एक आफत आ गई। रोड पर अचानक विवेक को एक सीढ़ी नजर आई, जो मुंबई की म्युनिसिपैलिटी के लोग रोड लाइट ठीक करने के बाद लापरवाही से वहीं छोड़ गए थे। तेज रफ्तार गाड़ी को सीढ़ी से बचाने के लिए विवेक ने एक तेज कट मारा, पर अब कार पर वो नियंत्रण खो चुके थे। कार ने भीषण गति से एक गोता लगाया और सब कुछ एक धमाके के बाद चुप हो गया। हादसे में विवेक सिंह नहीं रहे। दूसरी तरफ पार्टी में जगजीत सिंह की गज़ल आज दर्द से मेरा दामन भर दे खत्म हो गई थी, पर ईश्वर ने गज़ल को जगजीत सिंह की अर्जी मानकर उनका दामन सच में दर्द से भर दिया था। विवेक सिंह जगजीत सिंह के बेटे थे। कुछ आहटे माँ बाप पहले सुन लेते हैं, क्योंकि खुदा के बाद खुद वही तो दुनिया में खुदा का काम करते हैं। दर्द की आहट पाने की सलाहियत उन्हें होती है, पर विज्ञान इसे माने न माने, शायद इसी वजह से जगजीत अनमने थे। शायद उनके अश्क इसी वजह से बेवजह निकले थे। आज जगजीत अपना पूरा जग हार गए थे। आज कहानी दुनिया भर के लोगों के दर्द को गज़ल में पिरोने वाले अनारदाना मिजाज के जगजीत सिंह की। मेहंदी हसन, गुलाम अली, बेगम अख्तर, इन्हीं पर टिकी गज़ल गायकी में गज़ल खासो खास रही, क्योंकि गज़लें गाना उन्हें समझना कुव्वत की बात होती थी। पर जगजीत सिंह आए तो उन्होंने गज़ल को साहित्य और मर्म की समझ ना रखने वाले आम आदमी तक भी सरलीकरण करके पहुंचा दिया। ये कोई आधुनिकीकरण था,
गालिब तक को कॉलेज में पहुँचे नए नवेलों तक किसी ने पहुँचाया तो वो जगजीत सिंह थे। पर हर आदमी का एक सफ़र होता है, उन्हें भी करना पड़ा और हर कहानी सफ़र की ही तो होती है। जगजीत सिंह गज़ल को उसकी सबसे महफूज और शाह जगह से भी बाहर लाए थे। वो जगह उर्दू जानने वालों के हक हकूक़ की जगह थी, जो या तो शायरी के शामियानों में कैद थी या कोठों की रक्कासाओं के अदब से घिरे नवाबों की। जगजीत सिंह इसे आम आदमी के लिए बाहर लाए। उनके नवाचारों के बाद ही आम आदमी गज़ल समझ सका, उसे गुनगुना सका। जगजीत सिंह का जन्म 8 फरवरी 1941 को राजस्थान के श्री गंगानगर में हुआ। पिता खुद सरकारी मुलाजिम थे, तो चाहते थे कि बेटा बड़ा होकर अफसर बने। तो नजूमियों से पहले तो मशवरा किया, उसके बाद नाम को जगमोहन से बदलकर जगजीत सिंह किया। पर कुदरत कुछ लोगों को अपनी इच्छा से इस तरह बांध देती है कि आप उन्हें कुछ और कभी बना ही नहीं सकते। पिता अमर सिंह धमानी से गलती हुई। उन्होंने जगजीत की पढ़ाई के साथ उनको संगीत की औपचारिक शिक्षा भी दिलानी शुरू कर दी। वो सोचते थे कि बच्चे को संगीत की समझ आ जाए, पर बात आगे बढ़ गई। जगजीत पढ़ाई से कन्नी काट गए और मन लगा दिया संगीत में। ये राह आसान नहीं थी, पर उनका मन बन चुका था इसी राह पर चलने का। मोहम्मद रफ़ी पसंदीदा गायक थे और उन्हीं को कॉपी किया करते थे, पर पहचान तो अपनी आवाज़ ही मांगती है। पर पहले थोड़ा पढ़ने की औपचारिकता का बंधन था, इसलिए जालंधर जाकर डीएवी कॉलेज से स्नातक किया और कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय से इतिहास में एमए की डिग्री हासिल की। जगजीत सिंह ने बचपन में पंडित छगनलाल शर्मा के सानिध्य में 2 साल तक शास्त्रीय संगीत सीखा और फिर सैनिया घराने के उस्ताद जमाल खान से ख्याल, ठुमरी और ध्रुपद सीखे। साल 1961 में ऑल इंडिया रेडियो जालंधर में उनको काम मिल गया। वहीं उन्होंने कई गीत लिख डाले। एक स्वागत गीत भी जगजीत सिंह ने लिखा जब साल 1962 में भारत के प्रथम राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद का आना हुआ। कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में पढ़ाई के दौरान संगीत में उनकी दिलचस्पी देखकर कुलपति प्रोफेसर सूरज भान ने जगजीत सिंह को ये हौसला दिया कि एक सुनहरा कल गायकी की दुनिया में उनका इंतज़ार कर रहा है, वो आगे बढ़े। और उनकी बात मानकर जगजीत सिंह बरस 1965 में मुंबई चले आए। पैसों की कड़की तो थी ही, यहाँ पर उन्होंने एक विज्ञापन जिंगल्स के रूप में गायकी को गाना शुरू किया। अब उस मुलाकात का होना भी था, जो शुरू तो एक मुलाकात के रूप में हुई थी, पर यहीं से उनकी हम ख्याल और हम सफ़र बनी चित्रा सिंह से उन्हें उम्र भर का इश्क होना था। चित्रा अपने पति देबू प्रसाद दत्ता और बेटी मोनिका के साथ मुंबई में रहती थी। देबू प्रसाद उस समय ब्रिटानिया बिस्किट में एक बड़े अफसर हुआ करते थे। उनको भी संगीत से लगाव था और खाली समय में रिकॉर्डिंग के लिए घर पर उन्होंने एक रिकॉर्डिंग स्टूडियो का सेटअप कर रखा था। उनके पास गायकी से जुड़े हुए लोग आते जाते थे। चित्रा भी गायकी को समझती थी, जानती थी, पर यह गुजरे ज़माने की बात हो चुकी थी। बचपन में मंदिर में गाए भजन तक ही उनकी गायकी पहुंच पाई थी और उसके बाद सीधा संन्यास। वो अक्सर अपने घर की बालकनी में खड़े रहकर सामने रह रहे एक परिवार के छोटे बच्चे को लडाया करती थी। छोटा बच्चा चित्रा जी को देखकर ठट्टे लगाने का काम करता था और जो चित्रा जी को देखता तो रोना भी बंद कर देता था। रोज़ की आदत थी, इसलिए चित्रा एक दिन बालकनी में खड़ी थी। तभी नीचे उन्होंने एक नौजवान को देखा जिसने काफ़ी चुस्त पैंट पहन रखी थी। चित्रा की उस लड़के को देखकर हंसी निकल गई। वो जिस पर हंस रही थी वो लड़का जगजीत सिंह थे। वो सामने वाले गुजराती परिवार के यहाँ एक जलसे में गज़ल गाने पहुँचे थे। अगले दिन लड़के की तारीफ़ों के पुल चित्रा के सामने उस परिवार ने बांधे। इस पर चित्रा ने जगजीत की गाई हुई गज़लों की एलपी रिकॉर्ड मांग डाली। रिकॉर्डिंग सुनने के बाद चित्रा ने नाक मुंह बनाते हुए कहा, ये भी कोई गायकी है, गज़ल तो तलत महमूद गाते हैं। एक रोज़ दरवाजे की घंटी बजी और एक शख्स चित्रा और देबू साहब के घर में दाखिल हुआ। इससे पहले कि दरवाज़ा खोलकर चित्रा उस इंसान से ये पूछती कि रिकॉर्डिंग के लिए देबू प्रसाद के साथ बैठे महेंद्रजीत सिंह ने आवाज़ लगाई, अरे लल्लू तुम आ जाओ जल्दी। इस तरह दोनों की किस्मत ने चित्रा और जगजीत को एक बार फिर मिलाया।
कुछ देर में रिकॉर्डिंग शुरू हो गई। चित्रा ने अब लड़के की आवाज़ सुनकर पहचान लिया था कि यही वो चुस्त पैंट वाला लड़का है। सिंह साहब ने चित्रा से कहा, तुम जगजीत के साथ गाओगी, लेकिन चित्रा ने जगजीत के साथ गाने से इनकार कर दिया। चित्रा की न सुनकर जगजीत ने चित्रा के पूरे घर पर उस समय एक निगाह डाली और कहा, वैसे भी आपको गाने की ज़रूरत ही क्या है। ये बात सुनकर चित्रा बुरी तरह नाराज़ हो गई। धीरे धीरे वक्त बदला। अब जगजीत चित्रा के साथ गानों की रिकॉर्डिंग करने लगे। दोनों के बीच बातें होने लगी और फिर दोनों दोस्त बन गए। इधर चित्रा के पति देबू को किसी और लड़की से प्रेम हो गया था। ये एक विवाहेतर संबंध था। एक रोज़ उन्होंने चित्रा से बड़ी शालीनता से कहा, चित्रा तुम बहुत अच्छा गा लेती हो, इसी तरफ करियर बनाओ, मैं कहीं और जाना चाहता हूँ। कुछ दिनों बाद चित्रा को देबू के अफेयर के बारे में पता भी चल गया। 1968 में तलाक लेने देने की कवायद शुरू हुई। इस दौरान चित्रा अपनी बेटी के साथ दूसरे घर चली गई। बात सुनने में चाहे कितनी भी अजीब हो, लेकिन जगजीत सिंह की मासूमियत का एक एक पुर्जा इसमें आपको नज़र आएगा। वो चित्रा से शादी करने की इजाज़त लेने के लिए चित्रा के पूर्व पति देबू के पास गए। इस पर देबू ने उनसे मुस्कुराते हुए कहा, मैं अब आगे बढ़ चुका हूँ, चित्रा अपने फैसले लेने के लिए आज़ाद है। जगजीत और चित्रा की शादी बेहद साधारण तरीके से हो गई, महज 30 रुपए के खर्च में। इनकी शादी का इंतज़ाम किया था मशहूर तबला वादक हरीश पुजारी ने। धीरे धीरे जगजीत सिंह की आवाज़ की हैसियत का असर दुनिया पर होने लगा। 1975 का दौर पूरी तरह से फिल्मों का दौर था और फिल्मी संगीत को बीट कर पाना बेहद पैनी धार से ही संभव था। तो रफ़ी साहब, किशोर दा, लता जी, आशा जी, मन्ना डे की उस समय तूती बोलती थी। तब की मशहूर म्यूज़िक कंपनी HMV ने सन 1975 में जगजीत को उनके पहले एल्बम द अनफॉरगेटेबल्स का प्रस्ताव दिया, जिसमें जगजीत और चित्रा की गज़लें थी। ये जगजीत की करिश्माई आवाज़ की ही बात थी कि उन्हें उस दौर में भी लोगों से इतना प्यार मिला। चित्रा और जगजीत साथ में पहला एल्बम लेकर आए जिसका नाम था कम अलाइव। इसके बाद 2 और एल्बम आए और दोनों के कंसर्ट भी साथ शुरू हो गए। अब ऐसा समय आ चुका था जब जगजीत और चित्रा की जोड़ी ने अपने श्रोताओं के दिलों में एक अलग ही तरह की जगह बना ली थी। कोटे ते आ मैया जैसी नोक झोंक वाले गीत में पति पत्नी के रिश्ते की खूबसूरती को जगजीत की आवाज़ ने जादू से भी आगे के आयाम पर पहुंचाया। कुछ समय बाद उन्हें फिल्मों के प्रस्ताव आने लगे। सन 1980 में उन्होंने साथ साथ फिल्म में जावेद अख्तर की गज़लों और नज़मों को अपनी आवाज़ दी। उसी साल महेश भट्ट की फिल्म अर्थ से जगजीत और चित्रा की प्रसिद्धि आसमान छूने लगी। जगजीत ने सन 1987 में बियॉन्ड टाइम को रिकॉर्ड किया। ये किसी भी भारतीय संगीतकार की पहली डिजिटल CD थी। जगजीत सिंह ने 1990 तक बुलंदियों को अपने मिजाज और उर्दू की मुकम्मल पकड़ की वजह से छुआ। जलंधर में पढ़ते वक्त उनके एक दोस्त हुआ करते थे जो भारत के महान शायर भी हुए हैं, जिनका नाम सुदर्शन फ़कीर है। फ़ाकिर का मानना था जगजीत और वो 2 शरीर एक जान हैं, एक दूजे के बिना वो दोनों अधूरे हैं। जगजीत का भी सुदर्शन फ़ाकिर पर यही मानना था, वो भी उन पर जान छिड़कते थे। अपने एक इंटरव्यू में फ़ाकिर ने कहा था कि वे अपना लिखा सिर्फ जगजीत सिंह को देना चाहते हैं। जगजीत सिंह ने उनकी सबसे ज़्यादा लोकप्रिय नज़्म वो कागज़ की कश्ती वो बारिश का पानी गाई भी थी, जिनकी मिसाल जमाना गज़ल का जिक्र आते ही सबसे पहले देगा। बेटे की मौत के 6 महीने बाद तक जगजीत गूंगे रहे। उन्होंने गाना छोड़ दिया, पर आखिर में वो लौटे और संगीत ने ही उस जख्म पर मरहम लगाया। पर चित्रा सिंह ने बेटे के जाने के बाद कभी गाने को नहीं अपनाया। बस उन्होंने कुछ काम किए। वो ममता से भरे दिल से निकली एक अंतहीन तलाश थी। वो कभी अनुष्ठान करवाती, बेटे के लिए दूसरे जहां में शांति के पाठ करवाती, कभी अमेरिका जाकर वहां तांत्रिकों से बेटे की आत्मा से बात करने की कोशिश करती। उनकी बेटी मोनिका ने भी अपनी नाकाम शादी से हार कर खुदकुशी कर ली। फिर न चित्रा में जीवन बचा, न जगजीत में। सांसों के चलने को ही जीवन नहीं कह सकते।
अंदर से मर जाना ही जीवन का अंत है। 10 अक्टूबर 2011 को जगजीत सिंह भी मुल्क के अदम की राह पर लौट गए, पर वो दे कर गए एक मुलायम आवाज़ जिसमें गज़लों के हर शब्द ने खुद जगजीत की पीड़ा में स्नान किया और फिर बाहर आए। जगजीत ने कुछ असल में जीता था तो वो था आम आदमी का दिल, और दिल जीतने वाले शहंशाहों से भी ऊंचे अदब के हकदार होते हैं। अगर हमारे किस्से और कहानियाँ आपको अच्छे लगते हैं तो अपने लोगों के साथ इन्हें शेयर करें, सब्सक्राइब करना भूलें नहीं, क्योंकि ये हमारी हौसला अफजाई करता है। शुक्रिया। Please subscribe and don't forget to press the bell icon to get notified whenever we upload a new video.